तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स और ये एक नया चैप्टर हम लेने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का। इसके बाद जो है ये इसका लास्ट चैप्टर है, तो उसके बाद हम चौथा यूनिट पढ़ेंगे पहले, इसके बाद हम थर्ड यूनिट पे आ जाएंगे। तो ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमॉलिक्यूल्स। एक्चुअली जो एक सेल होती है, चाहे एक प्लांट सेल हो चाहे एक एनिमल सेल है, तो ये जो सेल होता है ये ऑलमोस्ट 5000 डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। अंडरस्टैंड? तो कहा जाता है कि एक सेल के अंदर लगभग 5000 डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये सभी केमिकल सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन सब को हम कलेक्टिवली बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स किनको कहेंगे हम? द मॉलिक्यूल्स और the chemical substances present in a living cell, जो एक लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट इन ए लिविंग सेल और प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो केमिकल सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस एक लिविंग सेल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। एंड स्टडी ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस या जो ये बायोमॉलिक्यूल जो है केमिकल सब्सटेंसेस एंड द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड द फिजिको-केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में होती है या एक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, उनकी उस स्टडी की ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टडी ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस एंड द फिजिको-केमिकल रिएक्शंस occurring in bodies of living organisms and their life processes। and जो इनके अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उन लाइफ प्रोसेस में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इनको हम इसलिए बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री में इनको बोलोगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस एंड फिजिको-केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। तो एक बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस का, लाइफ साइंस का, जिसमें आप सभी जो है केमिकल्स जो सेल के अंदर होते हैं, उनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शंस के बारे में वो जो है वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी बायोमॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर एक जो प्रेजेंट होते हैं, इनको हम टुगेदर कहते हैं सेल्यूलर पूल। क्या कहते हैं? सेल्यूलर पूल। तो ये जो सेल्यूलर पूल होता है, इसका क्या मतलब है? द कलेक्शन और सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, जितने भी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम टुगेदर कहते हैं सेल्यूलर पूल। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल सब्सटेंसेस अकरिंग इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो अकर होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं सेल्यूलर पूल। तो ये जो सेल का ये सेल्यूलर पूल होता है, इसके दो फेजेस होते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस। ठीक है, तो एक्वस फेज जो होता है, उसमें सब्सटेंसेस जो है वो वाटर के साथ वो वाटर के अंदर डिस्पर्स होते हैं। हाँ, चाहे वो एक ट्रू सोल्यूशन बनाए पानी के साथ या एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाए। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा, ये जो सेल्यूलर पूल होता है,
ये सेल्यूलर पूल जो होता है ये दो फेजेस में, द सेल्यूलर पूल एग्जिस्ट्स इन टू फेजेस। ये सेल्यूलर पूल जो है ये दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है। एक फेज होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस फेज, ठीक है। तो एक्वस फेज एंड दूसरा फेज होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस फेज। एक्वस फेज में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स द सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर जो होते हैं। एंड व्हाट इज नॉन एक्वस फेज, दिस इन्वॉल्व्स द केमिकल सब्सटेंसेस जो केमिकल सब्सटेंसेस अटैच्ड टू सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, जो सेल के स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, लाइक क्रोमेटिन के साथ, लाइक सेल वॉल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, जो भी केमिकल्स एसोसिएटेड होते हैं क्रोमेटिन के साथ या सेल वॉल के साथ या सेल के किसी कंपोनेंट के साथ, उनको हम कहते हैं, उस फेज को हम कहते हैं नॉन एक्वस फेज। तो एक्वस फेज जो होता है ये जो है ये, इसमें मैंने कहा केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वाटर के साथ जो है डिस्पर्स होते हैं, तो ये बनाते हैं आइदर एंड दे विल फॉर्म आइदर ट्रू सॉल्यूशन एंड दे विल आइदर फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस एक्वस फेज विल बी फाउंड इन टू फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो सब्सटेंसेस वाटर के साथ डिस्पर्स होके जो है ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं उनको बोलते हैं हम क्रिस्टलॉइड्स, हैं, एंड जो सब्सटेंसेस कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उनको हम कहते हैं कोलॉइड्स, ठीक है। नाउ द सब्सटेंसेस व्हिच फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन विद वाटर, ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम क्रिस्टलॉइड्स। क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। और जो सब्सटेंसेस जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं पानी के साथ, तो इन कोलाइडल उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कोलॉइड्स। क्या कहते हैं, कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स दोनों फॉर्म में जो है एक्वस फेज के अंदर बायोकेमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस, जितने भी बायोकेमिकल्स जो है वो एक सेल के अंदर या एक लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम कलेक्टिवली जो है बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। नाउ ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स एक सेल के अंदर, एक लिविंग सेल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप पाओगे, वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, ये दो किस्म के होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। एक होते हैं इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, एंड दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो किस्म के होते हैं, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फर्क है? इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में जो है इसमें क्या क्या आएगा, दिस विल इंक्लूड वाटर, इसमें आएगा गैसेस, एंड इसमें आएंगे इनऑर्गेनिक में जो है इसमें आएंगे मिनरल्स, ठीक है। ये तीन जो है ये इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में आपको इंक्लूड होंगे, इसमें आएंगे शुगर्स, इसमें आएंगे जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जितने भी आते हैं इसमें आएंगे अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के साथ इसमें आएंगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के साथ इसमें आएंगे फैटी एसिड्स, एंड जो है फैटी एसिड्स के साथ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ इसमें आएगा जो है विटामिन्स, वो सब जो है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक सेल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में मैंने कहा वाटर है, गैसेस है, मिनरल्स है। और ये इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, these do not contain carbon
along with do not contain carbon along with hydrogen. इनमें क्या नहीं होता है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं. along with hydrogen they do not contain carbon along with hydrogen, but in case of organic biomolecules they contain carbon along with hydrogen. इनके साथ कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है. एक्चुअली ऑर्गेनिक का कंसेप्ट सिंपल वर्ड्स में आप those things derived from living bodies are called organic and those derived from non-living things are called inorganic. Rather, in typical definition we can say in chemical basis we can say these are the chemical substances inorganic biomolecules जिनके अंदर जो है कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है. either hydrogen is present, either carbon is present there. But in case of organic biomolecules there are both कार्बन along with हाइड्रोजन. कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हमेशा इनके अंदर प्रेजेंट होता है. कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में एक ही प्रेजेंट नहीं होता है. तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये दो किस्म के होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, बट डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट्स. बायोमॉलिक्यूल्स आर टिपिकली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. डिपेंड करता है इनकी सॉल्युबिलिटी पे, डिपेंड करता है इनके मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है. तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ solubility and molecular weights, on the basis of solubility and molecular weights, biomolecules are of two types हैं. ये बायोमॉलिक्यूल जो है ये दो किस्म के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं. एक जो है उसको बोलते हैं हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है. क्या बोलते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स. इनको दूसरे नाम से मैं बोलूंगा माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है. माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स. क्या बोलते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स. यहां हम इनको बोलेंगे मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है. दो किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट्स. तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका जो ये मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है. दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट्स. इनका जो है एटॉमिक वेट्स, मॉलिक्यूलर वेट्स जो है वो बहुत कम होते हैं एंड हायर सॉल्युबिलिटी. लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. हाई सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं, हायर सॉल्युबिलिटी एंड सिंपल कन्फर्मेशन. और इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है. सिंपल कन्फर्मेशन इनमें होती है, ठीक है. तो लो मॉलिक्यूलर वेट्स, इनके मॉलिक्यूलर वेट्स जो होते हैं वो लेस देन 1000 डाल्टन्स होते हैं. 1000 डाल्टन से इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है. यूजुअली इट इज बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है. तो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स जिनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उनका स्ट्रक्चर या जो कंफर्मेशन होती है वो बहुत ही सिंपल होती है. इनके वेट्स जो होते हैं वो 18 से लेकर 800 डाल्टन्स तक के होते हैं, लेस देन 1000 डाल्टन्स होते हैं. और ये माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स या जिनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, दे कैन बी इनऑर्गेनिक. ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं एंड ऑर्गेनिक भी होते हैं, ठीक है. अगर ये इनऑर्गेनिक है तो इसमें आएगा वाटर, इसमें आएंगे मिनरल्स,
इसमें आएंगे गैसेस, ठीक है। तो अगर ये ऑर्गेनिक है तो इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा शुगर्स, जिनको हम यूजुअली मैं कहूंगा यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स कहूंगा, या इसके अलावा मैं कहूंगा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो भी उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, उनको भी मैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल में ही कंसीडर करूंगा। इसमें आएगा अमाइनो एसिड्स, क्या आएंगे इसमें, अमाइनो एसिड्स। एंड इसमें जो है अमाइनो एसिड्स के साथ साथ इसमें फैटी एसिड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स भी आएंगे। तो इनको हम बोलते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ आइदर टाइप्स, दे कैन बी इनऑर्गेनिक एज वेल एज organic in nature, understand? But compared to macromolecules, then we have another type of biomolecules which are called as macrobiomolecules, जिनको हम कहते हैं macrobiomolecules। तो ये macrobiomolecules जो होते हैं असल में ये छोटे छोटे यूनिट्स जब साथ मिलते हैं तो जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, मोनोमर्स मिलकर बनाते हैं इनको, तो यूजुअली इनको कहा जाता है पॉलीमर्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स कहा जाता है। जो जब भी मोनोमर्स के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन से वो आपस में लिंक होते हैं, दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स या बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स जब लिंक होते हैं तो ये बनाते हैं इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, एज कंपेयर टू माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो यूजुअली 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, हाँ, मोर देन 10,000 डाल्टन, ठीक है। इसके अलावा इनकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। उधर मैंने कहा था हायर सॉल्युबिलिटी, इधर मैंने कहा लोअर सॉल्युबिलिटी, यानी कम सॉल्युबल होते हैं। लो सॉल्युबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स कन्फर्मेशन, इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कन्फर्मेशन इनमें पाई जाती है मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में मैंने कहा था ये या तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, बट मैक्रोबायोमॉलिक्यूल जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक होते हैं, ओनली ऑर्गेनिक। नो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज मैक्रोबायोमॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड। नो ओनली ऑर्गेनिक एंड दीज इंक्लूड पॉलीसैकेराइड्स, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसमें आएगा पॉलीसैकेराइड्स, एंड पॉलीसैकेराइड्स के अलावा इसमें आएंगे प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स के अलावा इसमें आएंगे फैट्स, फैट्स के अलावा इसमें आएगा न्यूक्लिक एसिड्स, एंड इसमें फैट्स भी हम पढ़ते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स इसमें आएंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो जब भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है वो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से ही कंबाइन होकर बनता है बाय मींस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम एक साथ एक एक करके आप पढ़ेंगे। तो यूजुअली मैं इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। इस तरह ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। एज द नेम इंडिकेट्स, इनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट टर्म जो है ये एक फ्रेंच टर्म से निकली हुई है जिसको बोलते हैं हाइड्रेट डी कार्बोन। उस फ्रेंच टर्म को का नाम है हाइड्रेट डी कार्बोन। इंडिकेट्स दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इससे हमें सीधे पता चलता है कि ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। जो बने होते हैं किसके बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के बने होते हैं। कौन कौन? जैसे आपने अंदाजा लगाया कार्बन और हाइड्रोजन इनमें जो है प्रेजेंट होते हैं। 3 एलिमेंट्स के बने होते हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू
ऑक्सीजन इज ऑलवेज देयर 2:1। अंडरस्टैंड। यानी अगर इनमें एक ऑक्सीजन एटम है तो इनमें जो है हाइड्रोजन एटम्स हमेशा 2 होंगे। अंडरस्टैंड। तो जो है कार्बोहाइड्रेट्स की जो है जनरल फार्मूला अगर हम लिखेंगे इनकी तो CnH2O होल N। तो ये इनकी जो है जनरल फार्मूला है। अगर Cn है तो H2 और O जो है वो भी इनमें N है, तो H2ON या मैं लिखूंगा ऐसे CH2O होल N। अंडरस्टैंड। तो ये इनका जो है जनरल फार्मूला है किनका, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं जो बने होते हैं 3 एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन, कार्बन और जो है ऑक्सीजन के, और जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है, जो रेशियो होता है वो हमेशा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन जो होता है वो 2:1 होता है, एज दैट इन द केस ऑफ वाटर। जैसे वाटर में H2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। अंडरस्टैंड। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यूजुअली अगर हम केमिकली बात करेंगे तो दीज आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बारे में, तो इनको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोसिस और कीटोसिस। अंडरस्टैंड। पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत से हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH ग्रुप्स, उसके अलावा इनमें एल्डोस और कीटोन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, इसीलिए इनको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोसिस एंड कीटोसिस। ठीक है। तो जो एल्डोसिस होते हैं, एल्डोसिस का टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दे कंटेन ए टर्मिनल, यानी एट द एंड ऑफ द चेन देयर इज अ aldehyde group. What do you mean by aldehyde group? CHO group. Understand? And in case of ketosis, अगर हम कीटोसिस की बात करें तो इनके अंदर एक इंटरनल कीटोन ग्रुप होता है, that is CO group. Understand? Then that's why they are called polyhydroxy aldoses or ketosis. Rather we can say they are polyhydroxy aldoses or ketosis and their condensation प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड। तो इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैकराइड्स। इसीलिए आप पढ़ते हो मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स। इनको सैकराइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होते हैं? वो होते हैं शुगर्स। कौन होते हैं? शुगर्स होते हैं। So they are made up of monomer units called sugars. That's why they are what we called as इनको कहा जाता है सैकराइड्स, इसलिए इनको सैकराइड्स कहा जाता है। तो लाइकवाइज जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सिंपल भी होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आप जानते हैं उनके लो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के हाई मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं। अंडरस्टैंड। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा लो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के हाई मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं। ठीक है। हाई मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो यूजुअली स्वीट होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो यूजुअली टेस्टलेस होते हैं। अगर आप स्टार्च को मुंह में लोगे तो वो आपको बिना टेस्ट के लगेगा। अंडरस्टैंड। कंपेयर टू अगर आप एक शुगर को लोगे, जैसे अगर आप जो है ग्लूकोज को लोगे, अंडरस्टैंड, तो वो आपको बड़ा मीठा लगेगा। बिकॉज ये जो होते हैं ये इनका स्वीटनिंग इंडेक्स जो होता है ये जो है बहुत स्वीट होते हैं। अंडरस्टैंड। तो स्वीट टेस्ट होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट्स के होते हैं। सिंपल शुगर्स में आपको पढ़ना है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें क्या क्या आता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपने पढ़ने हैं
मोनोसैकेराइड्स, पहला पढ़ना इनमें मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन होते हैं? दीज आर दोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या मोनोमर यूनिट्स होते हैं, और मोनोमर्स यानी सिंगल यूनिट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इससे छोटे यूनिट्स में उनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोमर्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं इनटू सिंपलर यूनिट्स। ये इससे ज्यादा छोटे यूनिट्स में जो है वो ब्रेक नहीं हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। अंडरस्टैंड? और ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सब के सब स्वीट होते हैं। अंडरस्टैंड? ये इनका मजा होता है बट वेरी होता है एक से दूसरे में। अंडरस्टैंड? देन मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इनमें कार्बन एटम्स कितने होते हैं उस बेस पे हम इनको जो है डिवाइड करते हैं बोथ टाइप्स में, मोनोसैकेराइड्स में। नंबर ए है जिनको बोलते हैं हम ट्राइसैकेराइड्स, सॉरी उनको हम बोलते हैं ट्रायोसिस। मोनोसैकेराइड्स स्टार्ट होते हैं 3 कार्बन वाले जो है कार्बन एटम वाले कंपाउंड से। तो ऑन द बेसिस ऑफ the number of carbon atoms present in the monosaccharides, they are divided into some 5-6 groups. Number 1 is triosis. Triosis में 3 carbon atoms होते हैं। They contain 3 carbon atoms. So their general formula can be C3H6O3. Understand? For example, glyceraldehyde. This is one monosaccharide. Understand? Then there are number B called as tetrosis. ट्रायोसिस के बाद टेट्रोसिस। टेट्रोसिस में एग्जाम्पल है थ्रियोस, एंड इनमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? इनमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इनका फार्मूला होगा C4H8O4। अंडरस्टैंड? देन टेट्रोसिस के बाद पेंटोसिस। सीधी बात है, तो पेंटोसिस में कितने कार्बन एटम्स होते होंगे? पेंटोसिस में 5 कार्बन एटम्स होते हैं, 5 कार्बन एटम्स। सो दे कंटेन 5 कार्बन एटम्स, देन दे कैन बी रिटन विद द फार्मूला C5H10O5। अंडरस्टैंड? बट देयर इज एन एक्सेप्शनल केस इन इट, one pentose that's called C5H10O4. Its general formula is CnH2n ON-1. That means instead of one OH group, there is only H hydrogen present and there is no hydroxyl OH group. Understand? Then it contains one hydrogen, one oxygen in deficient, and that's why it's called deoxyribose sugar. इसको बोलते हैं deoxyribose sugar. और जिसमें बराबर 5 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं राइबोस शुगर। राइबोस एंड डिऑक्सीराइबोस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेंटोसिस जिनमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। एंड नंबर डी जो होता है उनको बोलते हैं हम हेक्सोसिस। ठीक है, हेक्सोसिस में एज द नेम इंडिकेट्स इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो दे कंटेन 6 कार्बन एटम्स। इनमें 6 कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं हेक्सोसिस। क्या कहा जाता है? हेक्सोसिस। तो इनका जनरल फार्मूला है C6H12O6। जैसे नॉर्मली जिसको आप सब जानते हो ग्लूकोज, जैसे इसमें आता है फ्रैक्टोज। अंडरस्टैंड? तो इन सब को हम कहते हैं हेक्सोसिस। उसके बाद नंबर ई आता है जिनको कहते हैं हम हेप्टोसिस। ठीक है, हेप्टोसिस में आते हैं, फिर इनमें 7 कार्बन एटम्स होते हैं और इनका फार्मूला रहेगा C7H14। जितने 7 C होते हैं उससे डबल H होते हैं, H14 एंड O
7 अंडरस्टैंड। तो जैसे सीडोहेप्टलूस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेप्टोसिस। अब लास्ट में एक चीज मैं यहां पर बताऊंगा, ये जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये लॉन्ग चेन फॉर्म में भी और रिंग फॉर्म में भी जो है वो आकर होते हैं। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस, इनकी आप देखोगे ऐसे लॉन्ग कार्बन चेन वाली जो है फॉर्म भी होती है और इनका जो है रिंग फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो पेंटोसिस हेक्सोसिस चेन फॉर्म में भी और रिंग फॉर्म में भी, दोनों में पाए जाते हैं। और रिंग फॉर्म्स इनके पास दो किस्म की होती है, एक होती है पायरोनोस एंड दूसरी होती है फेरेनोस है। पायरोनोस रिंग जो होती है वो हेक्सागनल होती है, जिसमें रिंग के अंदर जो है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स होते हैं, इसके अलावा एक ऑक्सीजन होता है। तो जो फेरेनोस रिंग होती है ये पेंटागन होती है, अंडरस्टैंड, यानी एक 5 साइडेड जो है फिगर होती है, तो जिसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम जो है वो रिंग के जो स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस मोनोसैकेराइड्स। कल हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स एंड डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स।